स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रस्तावना अर्थात प्रियम्बल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक प्रस्तावना। प्रस्तावना के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले हमारे मन में प्रश्न आता है कि इसका अर्थ क्या है। प्रस्तावना है क्या वास्तविकता में? तो प्रस्तावना वास्तविकता में संविधान की संक्षिप्त अभिव्यक्ति है। अर्थात संविधान के जो संविधान निर्माता हैं उनके विचारों को, उनके आदर्शों को यदि जाना जा सकता है तो वो प्रस्तावना में नहीं थे। यानी ये संपूर्ण संविधान को एक छोटे रूप में प्रदर्शित करती है कि क्या क्या संविधान की प्रकृति है, उसके बारे में बताती है। न्याय के बारे में बताती है कि किस तरीके के प्रावधान है संविधान में न्याय के लिए, उसके बारे में, समता के बारे में यानी समानता के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में बताती है। तो वो बताने वाली होती है प्रस्तावना। तो ये तो हो गया हमारा अर्थ कि संविधान की संक्षिप्त अभिव्यक्ति होती है। अब हम जानेंगे कि क्या इसका कोई इतिहास भी रहा हुआ है। यदि यह है, वर्तमान में प्रस्तावना है, तो क्या इसका अपना कोई इतिहास रहा है? तो भारत के संदर्भ में इसका इतिहास रहा हुआ है। और इतिहास इस प्रकार है कि भारत शासन अधिनियम 1919 में पहली बार इसका उपबंध था प्रस्तावना का। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 में इसका उपबंध नहीं था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि पांचवी बैठक यानी संविधान सभा की पांचवी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है, जिसमें 8 उद्देश्य होते हैं। वो उस दिन किसी कारणवश यानी अंबेडकर साहब और जयकर साहब के विरोध के कारण, विरोध इसलिए हुआ था कि मुस्लिम लीग और देसी रियासतों ने बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिया था संविधान सभा का, और संविधान सभा की बैठकों में भागीदारी नहीं करने के कारण अंबेडकर साहब ने और जयकर साहब ने इसका विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप यह 13 दिसंबर 1946 को स्वीकृत या पारित न होकर 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृति मिलती है। और अंतिम रूप से इसको संविधान में प्रथम यानी प्रारंभिक रूप में शामिल किया जाता है। इनको स्टार्टिंग में, संविधान के स्टार्टिंग में शामिल किया जाता है, वो है 26 नवंबर 1949 को। तो इसका इतिहास ये है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम में इसका उपबंध था। उसके बाद 1935 के भारत शासन अधिनियम में उपबंध नहीं था, यानी इसको हटा दिया गया था। फिर उसके बाद पांचवी बैठक, संविधान सभा की पांचवी बैठक 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में इसको रखा जाता है। फिर ये उस दिन पारित ना होकर या स्वीकृत ना होकर 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति प्राप्त होती है इसे। तो ये तो रहा प्रस्तावना का इतिहास कि किस तरीके से 1919 के भारत शासन अधिनियम में इसका उपबंध था। फिर उसके अगले 1935 भारत शासन अधिनियम में इसका उपबंध को हटा दिया गया
और फिर हमारे संविधान सभा की 5वीं बैठक जो कि 13 दिसंबर 1946 को होती है, और उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब द्वारा ये प्रस्ताव रखा जाता है जिसमें 8 उद्देश्य थे, मुख्यतः 8 उद्देश्य थे उद्देश्य प्रस्ताव में। और फिर अंतिम रूप से 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा प्रस्तावनाओं को स्वीकृति दी जाती है, और फिर इसे 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के प्रारंभ में जोड़ा जाता है। यह तो हो गया इसका इतिहास। हमने इसके अर्थ की चर्चा कर ली, इसके इतिहास की चर्चा कर ली। अब यदि बात आती है कि क्या प्रस्तावना में कोई संशोधन हुआ है, किसी प्रकार का कोई संशोधन हुआ है, तो इसका जवाब है कि हाँ, संशोधन तो हुआ है। संशोधन हुआ है, और वह संशोधन है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं, वो है समाजवाद, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, उसके बाद है अखंडता। ये हो गए 3 शब्द। पंथ निरपेक्ष जो है, इसे बेसिक ढांचे या मूल ढांचे में भी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे मूल ढांचे में भी जोड़ा गया, यानी इसे मूल ढांचे में बदल दिया गया। यानी भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता अब बेसिक स्ट्रक्चर है जिसे संविधान संशोधन करके नहीं बदला जा सकता। ये तो हमारे हो गए इसके संशोधन के बारे में कि इसमें संशोधन हुआ है प्रस्तावना में। अब जानते हैं कि प्रस्तावना में तत्व क्या है, फिर इसके तत्वों की विस्तृत चर्चा करेंगे हम कि अर्थ क्या निकलता है। तो अगला अगर हम लें तो प्रस्तावना के तत्व क्या हैं। तत्व में अगर हम बात करें कि प्रस्तावना द्वारा अंतिम शक्ति किसमें निहित है, प्रस्तावना क्या कहती है या संविधान क्या कहता है कि अंतिम शक्ति किसमें निहित है, तो जवाब आता है भारत की जनता में, भारत की जनता में। ठीक है साहब। अब दूसरी बात की जाए कि प्रस्तावना के तत्व में उद्देश्य क्या है, यानी प्रस्तावना में उद्देश्य क्या क्या है। तो इसमें पहला उद्देश्य है न्याय का। प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय की बात करती है। फिर दूसरा उद्देश्य है स्वतंत्रता का। प्रस्तावना 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करती है। फिर आता है समता या समानता का, इसमें ये 2 प्रकार की समानता की बात करती है। और अंतिम आता है बंधुता, बंधुता यानी ये भाईचारे में विश्वास रखती है। ये इसके उद्देश्य हो जाते हैं। यदि इसकी प्रकृति की बात की जाए कि प्रस्तावना की प्रकृति क्या है, संविधान और प्रस्तावना की प्रकृति क्या है, अगर प्रकृति पर चर्चा करें तो संविधान की प्रकृति है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसके बाद समाजवादी, पंथ निरपेक्ष,
लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यानी यदि सवाल पूछा जाए कि प्रस्तावना या संविधान के तहत यदि शासन की अंतिम शक्ति है तो वह किसमें है, तो हमारा जवाब होगा भारत की जनता में। यदि सवाल पूछा जाए कि भारतीय संविधान या प्रस्तावना, भारतीय संविधान या भारतीय प्रस्तावना के उद्देश्य क्या हैं, तो यह न्याय की बात करते हैं, यह स्वतंत्रता की बात करते हैं, यह समानता की बात करते हैं और यह भाईचारे बंधुता की बात करते हैं। यदि यह सवाल पूछा जाए कि संविधान या प्रस्तावना अपनी प्रकृति में कैसे हैं, तो यह अपनी प्रकृति में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है और गणराज्य है। अब इन शब्दों के अर्थ क्या हैं? इन शब्दों के अर्थ हम विस्तृत में चर्चा करते हैं और इनको अंतिम रूप से, यानी प्रस्तावना को अंतिम रूप से संविधान में शामिल किया गया 26 नवंबर 1949 को। आगे बढ़ने से पहले मैं एक दो फैक्ट और बताता हूं कि यदि सवाल आ जाए कि प्रस्तावना को संविधान के प्रथम में शामिल करने का कहाँ से जो इंस्पायर हुए, मतलब संविधान सभा ने कहाँ से ये चीज़ ली कि इसको संविधान में सबसे प्रारंभ में शामिल किया जाए प्रस्तावना को, तो हमने अमेरिका से या अमेरिका की तरह ही प्रस्तावना को पहले, यानी संविधान के पहले शामिल किया। यदि बात आती है कि प्रस्तावना की भाषा शैली कहाँ से प्रभावित होती है, यानी प्रस्तावना की भाषा शैली की बात आती है कि प्रस्तावना की भाषा शैली पर किसका प्रभाव है, भाषा शैली पर प्रभाव तो जवाब है ऑस्ट्रेलिया। जैसा कि हम जानते ही हैं कि हमारे संविधान का निर्माण कई देशों का एनालिसिस करके हुआ, यानी कई देशों से उठाकर हमने हर उपबंधों को जिस देश से हमें जो उपबंध अच्छे लगे हमारे भारत के अनुकूल उस उपबंध को ढालकर संविधान का निर्माण किया गया। उसी तरीके से अमेरिका की तरह हमने संविधान सभा के सबसे पहले प्रस्तावना को शामिल किया, फिर भाषा शैली ली तो ऑस्ट्रेलिया से ली हमने, ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव है भाषा शैली पर। ये तो हमारा हो गए फैक्ट। हम बात करते हैं प्रस्तावना पर कि प्रस्तावना का मुख्य कंटेंट क्या है या विषय वस्तु क्या है प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना की पहली लाइन है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, यह प्रस्तावना की पहली लाइन है। यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, संविधान निर्माता कहना चाहते हैं कि हम भारत के लोग इस लाइन से ये कहना चाहते हैं कि संविधान का निर्माण करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो भारतीय थे। यानी यदि शासन की अंतिम शक्ति किसी में निहित है तो वह भारतीय जनता में निहित है, भारतीय लोगों में निहित है। ठीक है, तो यहां से पता चलता है संपूर्ण या प्रभुत्व किस में है निहित है, तो वो है जनता में। इसके बाद हम भारत के लोग, भारत को अगली लाइन होती है,
भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए गणराज्य बनाने के लिए ये प्रस्तावना की लाइन्स है। अब इन लाइन के अगर शब्दों को पकड़ा जाए, इन शब्दों को अर्थ को निकाला जाए तो निकलता क्या अर्थ है, इसके एग्जाम्पल से भी हम समझेंगे कि हमने इसको तो समझा कि हम भारत के लोग यानी शासन की अंतिम शक्ति तो भारत के जनता में ही है। अगर ये समझा जाए एग्जाम्पल के लिए कि ये भारत की जनता कह रही है या संविधान सभा के सदस्य कह रहे हैं कि हम संविधान सभा के लोग या हम भारत के लोग यानी हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात हम भारत के लोग हमारे द्वारा ही भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी हमारे ही द्वारा भारत को ऐसी स्थिति में रखा जाएगा जिससे भारत अपने आंतरिक बाहरी फैसले स्वयं ले सकता है, स्वतंत्र रूप से ले सकता है। उससे किसी अन्य देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह अपने लिए आत्मनिर्भर होगा। यानी हमारे द्वारा हमारे देश को हमेशा से ऐसी स्थिति में रखा जाएगा कि हमारा देश कोई भी निर्णय लेने के लिए हमेशा स्वतंत्र रहेगा, किसी अन्य देश पर आधारित नहीं होना पड़ेगा या अन्य देश पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात आती है। यदि बात करें प्रभुता की कि क्या कहने में ही प्रभुत्व है, क्या हमारे पास कोई ऐसे उदाहरण हैं जिससे हम इस बात को साबित कर सकते हैं? यदि प्रभुता की बात करें तो 100वें संविधान संशोधन 2015 में संशोधन होता है, यानी 100वां संविधान संशोधन 2015 में होता है। इसके माध्यम से क्या होता है, भारत और बांग्लादेश में के बीच में जो सीमा थी यानी जो बॉर्डर था वो अस्पष्ट था। यानी बांग्लादेश का ये दावा था कि उनके कुछ इलाके जो भारत में आते हैं और भारत का ये दावा था कि हमारे कुछ इलाके जो बांग्लादेश में आते थे। इस बीच में सीमा का पूर्ण रूप से स्पष्ट निर्धारण नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते संसद द्वारा 100वां संविधान संशोधन 2015 में लाया जाता है और उसके बाद भारत और बांग्लादेश की सीमा को स्पष्ट किया जाता है। भारत और बांग्लादेश की सीमा को स्पष्ट किया जाता है या सीमा का निर्धारण किया जाता है। यानी भारत देश इस स्थिति में है कि वह अपने इलाके किसी अन्य देश के साथ आदान प्रदान कर सकता है और दूसरे देश से ले सकता है। इस स्थिति में है भारत, यानी प्रभुत्व रखता है भारत। ये तो हो गया हमारा संपूर्ण प्रभुत्व की बात। यदि हम अर्थ समझे समाजवादी का, जो प्रस्तावना में निहित है, समाजवादी से तात्पर्य यह है या अभिप्राय यह है कि समाजवादी शब्द यह कहता है हमारे देश के लिए कि किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वह जाति से अलग हो, चाहे वह धर्म से अलग हो, चाहे वह लिंग से अलग हो, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव भारत देश में नहीं किया जाएगा। यह समाजवादी शब्द कहता है। यानी कोई व्यक्ति यदि जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर या लिंग के आधार पर यदि बात करें जाति के आधार पर,
तो जाति के आधार पर यह होता है, ये यदि कोई SC ST समुदाय से हैं और उसके साथ कोई भी घटना होती है, उसको जाति सूचक शब्द द्वारा या उस पर अत्याचार किया जाता है क्योंकि वह SC ST समुदाय से हैं, तो इसमें प्रावधान यह है SC ST एक्ट में 1989 के तहत यह प्रावधान है कि उस व्यक्ति के खिलाफ तुरंत FIR होगी और उसकी तुरंत गिरफ्तारी होगी, और जो पीड़ित होगा उसको मुआवजे के प्रावधान होते हैं और कई तरह की इनको फैसिलिटीज सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो प्रस्तावना या संविधान यह चाहता था कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर भेदभाव न हो। धर्म के आधार पर देखा जाए तो यदि कोई धर्म बहुसंख्यक है और कोई धर्म अल्पसंख्यक है किसी देश में, तो इस आधार पर उस धर्म के साथ विभेद न हो। यदि बात आती है लिंग के आधार पर, तो लिंग यदि उदाहरण से हम समझें कि यदि पुरुष व्यक्ति है और वह कार्यालय में कार्य कर रहा है और महिला भी कार्य करना चाहती हैं, तो उसे भी कार्य करने का पूर्ण अधिकार है। वह समानता प्राप्त करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है, उसको पूर्ण अधिकार है समानता प्राप्त करने के लिए। जिस कार्यालय में, सरकारी कार्यालय हो या प्राइवेट कार्यालय हो, जिस कार्यालय में पुरुष कार्य कर सकता है उस कार्यालय में महिलाएं भी कार्य कर सकती है। इसलिए नहीं कि लिंग के आधार पर यह दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं, यह पुरुष है यह महिला है, लिंग के आधार पर, इस कारण इनके बीच में विभेद नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह हो जाता है हमारा समाजवादी का अर्थ। समाजवादी का अर्थ यही है कि उत्पादन और वितरण के संसाधन या होते हैं, उत्पादन या वितरण के जो भी संसाधन हैं उनमें किसी एक व्यक्ति या किसी एक समूह का आधिपत्य न होकर सभी के लिए समान रूप से होंगे वो। और जो गरीब व्यक्ति हैं, राज्य यही प्रावधान करेगा, राज्य यही कार्य में लगा रहेगा हमेशा कि कोई गरीब व्यक्ति अपनी बेसिक जरूरतों से, यानी कोई गरीब व्यक्ति भूखा न सोए, कोई व्यक्ति जो बिना इलाज के ना मरे। हर व्यक्ति को इलाज की, यानी अपने इलाज की उनको अधिकार है। गरीब व्यक्ति को खाना खाने का अधिकार, उसके लिए यह या राज्य व्यवस्थाएं करेगा। जैसे हम देखते हैं इंदिरा रसोई योजना, अभी वर्तमान में है अन्नपूर्णा रसोई योजना। ये नाम बदले गए हैं पर इनका उद्देश्य यही है कि कोई गरीब व्यक्ति, कम से कम 8 रुपए में तो कोई व्यक्ति अफोर्ड ही कर सकेगा ना, खाना तो खा ही सकेगा। तो कोशिश यह रहती है कि हो सके जितना कम से कम पैसे में किसी गरीब व्यक्ति का पेट भरा जाए, ताकि उसकी कम से कम भूखमरी से तो उसकी मृत्यु ना हो। हम देखते हैं आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड के द्वारा गरीब से गरीब व्यक्ति को फ्री में, मुफ्त में इलाज करने के लिए बीमा प्राप्त होता है, यानी राशि प्राप्त होती है, जिससे वह व्यक्ति अपने बीमारी का इलाज करवा सकता है। यह राज्य व्यवस्थाएं करता है ताकि कोई व्यक्ति अपने गरीबी के कारण इन चीज़ों का सामना करने से हमेशा बचे। यह हमारा समाजवाद है। यानी हमारा समाजवाद अगर बात की जाती है तो हमारा समाजवाद अहिंसावादी समाजवाद है। यह हिंसा की बात नहीं करता, यह केवल अहिंसा की बात करता है। एक समाजवाद होता है जो अहिंसा की बात करता है। वह समाजवाद कहता है कि यदि एक व्यक्ति के पास 100 रुपए हैं और उसके सामने 99 व्यक्ति खड़े हुए हैं, तो उन 99 व्यक्तियों को इस व्यक्ति से 1-1 रुपया लेना चाहिए। जैसे भी हो, मार पीट या इसकी हत्या की करनी पड़े तो इसकी हत्या करो और उससे 1-1 रुपये लेकर इसको भी समतल करो। यानी हमारे पास भी 1 रुपया होना चाहिए और अंतिम रूप से उसके पास भी 1, यानी सभी को बराबर रूप से संपत्ति रखने का अधिकार, यानी वो संपत्ति का वितरण होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के पास संपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये हिंसात्मक समाजवाद कहता है। और हमारा समाजवाद कहता है कि निजी संपत्ति आप रख सकते हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो सक्षम होगा वो संपत्ति कमा लेगा, परंतु
इसलिए नहीं कि यह अमीर हैं और एक व्यक्ति गरीब है, तो उसको गरीब है तो उसको इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ये गैप जो दिख रहा है आपको अमीर और गरीब का, इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और इस गरीब व्यक्ति को हर वो सुविधाएं प्राप्त करवाई जाएगी जिसका वो हकदार है। जो अमीर व्यक्ति तो कर ही सकता है क्योंकि वो धनवान है, उसके पास पैसे हैं, पर गरीब व्यक्ति भी उन सुविधाओं का फायदा उठा सके, ऐसी कार्य में राज्य लगा रहेगा। यह होता है समाजवादी। यदि बात करें पंथ निरपेक्षता की, तो पंथ निरपेक्षता यह मूल संविधान में तो नहीं था, इससे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा जाता है। इसका अर्थ होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, अगर इसका मतलब समझे कि जो भारत राज्य है, भारत देश है, उसका अपना कोई राज्य धर्म नहीं होगा, उसके लिए सारे धर्म समान है, न्यूट्रल है सारे धर्म, उसके लिए सारे धर्म एक समान है, उसके लिए कोई धर्म खास नहीं है या कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसके लिए वो विभेदता करे, उसके बीच में भेदभाव करे उसके लिए, तो राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों का सम्मान करेगा, सभी धर्मों का सम्मान करेगा। यह पंथ निरपेक्षता का अर्थ है। अब एग्जाम्पल से हम समझें तो राज्य का कोई धर्म नहीं होगा या सभी धर्मों का सम्मान करेगा। तो भारत एक देश है, भारत में मुस्लिम समुदाय भी रहता है, या धर्म के बेसिस पे बात करते हैं हम तो मुस्लिम समुदाय भी रहता है, हिंदू समुदाय भी रहता है, सिख समुदाय भी रहता है और ईसाई समुदाय भी रहता है। इन समुदायों को, जैसे मुस्लिम समुदाय हैं, उन्हें नमाज पढ़ने की आज़ादी है, हिंदू समुदाय को पूजा करने की आज़ादी है, सिख समुदाय को गुरुद्वारे जाने की आज़ादी है। उसी तरीके से यह अर्थ निकलता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि सभी धर्मों का सम्मान करेगा। और एक और बात अगर एग्जाम्पल से हम समझना चाहें, एग्जाम्पल से समझना चाहें तो स्कूलों या सरकारी कार्यालयों में पूजा करना अनिवार्य नहीं होगा, किसी धर्म विशेष की पूजा करना अनिवार्य नहीं होगा, लोग अपनी इच्छाएं से करते हैं, बाकी राज्य के द्वारा या देश के द्वारा तो अनिवार्य नहीं किया गया है। तो ये हमारे एग्जाम्पल होते हैं। पंथ निरपेक्षता का साधारण अर्थ और साधारण अर्थ समझते हैं साधारण भाषा में, तो पंथ निरपेक्षता का अर्थ यही है कि भारत देश में सभी समुदाय रह सकते हैं, सभी समुदायों का सम्मान होगा, यहाँ पे किसी समुदाय का यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, कि इस बेसिस पर भी नहीं किया जाएगा कि एक समुदाय के लोग बहुत ज़्यादा संख्या में, एक समुदाय के लोग बहुत कम संख्या में, इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। समुदाय सबके अलग अलग हो सकते हैं पर देश सबका एक होगा, यह भारतीय संविधान कहता है, भारतीय प्रस्तावना कहती है। यह तो हो गया हमारा पंथ निरपेक्ष। यदि हम बात करें लोकतंत्रात्मक, मैं इसको ऊपर लिखता हूं, हमारे दो शब्द रह गए हैं, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। यदि बात की जाए लोकतंत्रात्मक की, तो लोकतंत्रात्मक में क्या होता है, एक व्यक्ति हुए थे, प्रसिद्ध व्यक्ति, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति भी थे वो, अब्राहम लिंकन साहब। अब्राहम लिंकन साहब लोकतंत्र की परिभाषा देते हैं। उनके द्वारा लोकतंत्र होता है, उनके द्वारा लोकतंत्र होता है जनता का, जनता के द्वारा
जनता के लिए शासन, जनता के लिए शासन। अगर इन शब्दों को तोड़ा जाए, अर्थ को समझा जाए, तो आज हमारे परिप्रेक्ष्य में अगर इसको समझें कि जनता का यानी जनता वोटर्स भी होगी, यानी मतदाता भी होगी, और जो व्यक्ति चुना जाएगा वो भी तो जनता में से ही चुना जाएगा, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, चाहे वह सीएम हो, चाहे वह पीएम हो, चाहे वह राष्ट्रपति हो, वह कहाँ से चुना जाएगा? वह है तो नागरिक ही, पहले वह भारत का नागरिक ही है, तो वह चुना जाएगा जनता से। पद यानी जनता का जो व्यक्ति है वह जनता से है, देने वाली जनता है वोट। जनता जनता के द्वारा, जनता द्वारा वोट देके जनता के द्वारा, यानी जनता के द्वारा वोट दिया जाता है, जनता के द्वारा वोट दिया जाता है। जनता चुनती है प्रतिनिधि को, जनता चुनती है प्रतिनिधि को, और ये प्रतिनिधि मिलकर बनाते हैं सरकार। यानी यहां तक तो स्पष्ट है कि जनता का यानी वोटर्स का, और वोटर्स में से ही निकला हुआ वह व्यक्ति नागरिक जो जनता के द्वारा प्रतिनिधि के रूप में चुना जाता है, और वह प्रतिनिधि मिलकर एक सरकार का निर्माण करते हैं, और फिर वह सरकार जनता के लिए, फिर वह सरकार जनता के लिए शासन करती है, जनता के लिए पॉलिसी निर्माण करती है, वह जनता के लिए सड़कों का निर्माण करती है, वह जनता के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए काम करते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो तो गुणवत्तापूर्ण, बाकी शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कार्य करती है, आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कार्य करती है, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कार्य करती है। यानी यह होता है लोकतंत्र का अर्थ। स्पष्ट हो गया। अब्राहम लिंकन के द्वारा यह परिभाषा दी गई थी। अगला हमारा शब्द है गणराज्य। अगर गणराज्य पर चर्चा की जाए तो गणराज्य का अर्थ निकलता है कि कोई प्रमुख होगा तो वो जनता द्वारा चुना जाएगा। यानी जो भी प्रमुख होगा, सर्वोच्च पद होगा, वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। कैसे? जैसे सर्वोच्च पद की बात कर रहे हैं राष्ट्रपति, पीएम, सीएम या अन्य, तो यह जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जनता चुनती है सांसद और एमएलए को, एमपी और एमएलए को, उनके द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। एमएलए मिलकर सीएम का चुनाव करते हैं, एमपीज मिलकर पीएम का चुनाव करते हैं। तो इस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव भी होता है। इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया जाता है। अर्थात गणराज्य का अर्थ यही है सामान्य अर्थों में कि जो भी प्रमुख होगा, सर्वोच्च पद पर होगा, वह जनता द्वारा चुना जाएगा, ना कि किसी राज परिवार या राजवंश के
बदले या राजवंश के बदले। जैसा पहले होता था कि कोई राजा है, उसका बच्चा होता है, वो युवराज होता है, उसकी मृत्यु के बाद या उसके बुढ़ापे के बाद वह राजा बन जाता है, राज परिवार का या राजवंश का व्यक्ति। अब राजा बनेगा, जनता के द्वारा राजा बनाया जाएगा, जनता के द्वारा चुनाव करके राजा बनाया जाएगा, और निश्चित नहीं है, जब जनता चाहती है उस राजा को हटा सकती है, जब जनता चाहती है उस राजा को फिर से राजा या किसी और को राजा बना सकती है, पर राजा वही होगा जो जनता के हित में कार्य करेगा, और जनता से बड़ा भारत में कोई नहीं है, ये संविधान कहता है, ये प्रस्तावना कहती है। यह हो गया हमारा गणराज्य। जैसा कि हमने पढ़ा था कि प्रस्तावना की प्रकृति क्या है, स्वरूप क्या है, तो ये हमने स्वरूप पढ़ लिया। अब बात करते हैं, अगली लाइन आती थी कि इसके समस्त नागरिकों को न्याय की बात की जाती है। यह 3 तरीके की न्याय की बात करता है। उसकी विषय वस्तु में 3 प्रकार के न्याय हैं। एक सामाजिक है, एक आर्थिक है, एक राजनीतिक है। अगर सामाजिक न्याय को पढ़ा जाए तो हमने समाजवादी शब्द के अर्थ में देखा था कि SC ST यानी कोई जाति आधार पर व्यक्ति हैं तो भी उसको सम्मान प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है, उसको न्याय प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर। वही एग्जाम्पल यहाँ भी सेट होते हैं कि उनको समाज में इन आधारों पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि आर्थिक आधारों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि राज्य फ्री स्कूली शिक्षा प्रोवाइड करवाता है गरीब बच्चों के लिए या नागरिकों के लिए, और स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करवाता है। यानी समाज में वह व्यक्ति अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्राप्त कर सकता है, चाहे वह आर्थिक रूप से कमजोर है तो भी राज्य प्रावधान करेगा। अगर राजनीतिक न्याय की बात करें तो हर व्यक्ति जो वयस्कता की उम्र पार कर जाता है वह वोट दे सकता है, यानी वोटर्स हो सकता है, वह चुनाव में खड़ा हो सकता है, यानी प्रतिनिधि बन सकता है, यानी हर उसके लिए हर पद खुले हैं जो भारत का नागरिक है। हर पद, चाहे वो PM हो, चाहे CM हो, चाहे राष्ट्रपति हो, हर वो पद भारत के नागरिक के लिए खुले हुए हैं। उसको राजनीतिक रूप से उसको न्याय दिया जाएगा, राजनीतिक रूप से उसके लिए स्वतंत्रता है कि वो वोट भी दे सकता है, वो चुनाव में खड़ा भी हो सकता है, प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित हो सकता है अगर उसको मत मिलते हैं उतने, और वो कोई भी पद के लिए खड़ा हो सकता है। ये हो जाता है हमारा न्याय, जिसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की है। स्वतंत्रता में 5 तरीके की स्वतंत्रता की बात की है। स्वतंत्रता में बात की है विश्वास, अभिव्यक्ति, विचार, पहले विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। धर्म और उपासना की बात की गई है। अगर विचार से समझें तो हम किसी भी प्रकार का विचार
बौद्धिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी प्रकार का हम विचार कर सकते हैं। उस विचार की अभिव्यक्ति हम न्यूज़पेपर के थ्रू या किताब के थ्रू, हमारे नोट्स के थ्रू हम अपनी उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। हमें पूर्ण रूप से आज़ादी है। जो हमारे मन में विचार है उन्हें हमें अभिव्यक्त करने की पूर्ण आज़ादी है। विश्वास, अगर अर्थ लिया जाए विश्वास, तो विश्वास यदि आप किसी समुदाय से, किसी धर्म से बिलोंग करते हो और अगर आपको किसी अन्य धर्म में इंटरेस्ट आने लगे, रुचि आने लगे, तो आप उस धर्म पर विश्वास कर सकते हो, उस धर्म को की उपासना कर सकते हो, उस धर्म पर विश्वास, उपासना, उस धर्म को मानना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। यानी आप पर कोई बाध्यता नहीं होगी। आप चाहे तो आस्तिक रह सकते हैं, आप चाहे तो नास्तिक रह सकते हैं, आस्तिक रह सकते हैं, और आप चाहे तो नास्तिक रह सकते हैं, या आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, धर्म को मान सकते हैं, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे फारसी हो, आप किसी भी प्रकार के, चाहे जैन धर्म हो, आप सभी धर्मों को या किसी एक धर्म को मानने के लिए आपके विचारों के हिसाब से आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। इस प्रकार की स्वतंत्रता की बात प्रस्तावना करती है, संविधान करता है। यह हो गई हमारी स्वतंत्रता। यदि समता की बात की जाए, समानता की बात की जाए, तो भारतीय संविधान या प्रस्तावना में समता या समानता की बात की जाए तो भारतीय प्रस्तावना या संविधान यह उपबंध करता है कि प्रतिष्ठा और अवसर सभी को मिले। प्रतिष्ठा, यदि आप किसी फील्ड में हैं, चाहे एजुकेशन में हैं, चाहे रिसर्च में हैं, चाहे आप डांस में हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हैं, आपको प्रतिष्ठा यानी आपको सेलिब्रिटी बनने का, आपको प्रतिष्ठित व्यक्ति होने का पूर्ण अधिकार है। आपको इस बात पर नहीं रोका जाएगा कि आप इस जाति से बिलोंग करते हैं, आप इस धर्म से बिलोंग करते हैं, या इस समुदाय से, या धर्म बात एक ही हो गई, या जाति, धर्म, या आप लिंग से बिलोंग करते हैं इसलिए आप प्रतिष्ठा के अधिकारी नहीं हैं। ऐसा नहीं, आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। आप यदि उस कार्य में अच्छे हैं, आप प्रतिष्ठा प्राप्त करने का आपको पूर्ण अधिकार है। आप समान रूप से, चाहे लिंग के आधार पर हो, चाहे धर्म के, चाहे जाति के आधार पर, किसी भी तरीके का भेदभाव आपके साथ नहीं हो सकता। आप कार्य करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आप प्रतिष्ठित व्यक्ति जरूर बनेंगे एक दिन। यदि बात करें अवसर की, तो यहां हमने पढ़ा था जाति, लिंग, धर्म के आधार पर या किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। वैसे ही अवसर, कोई भी अवसर हो, नौकरी का अवसर हो, चाहे चुनाव का अवसर हो, राजनीति का अवसर हो, आपको किसी भी अवसर से वंचित नहीं किया जाएगा। आपको भी समान रूप से पार्टिसिपेट करने का अधिकार होगा। आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें भागीदारी ले सकते हैं। यह हो गई हमारी समता, समानता। उसके बाद यह बंधुता भाईचारे की बात करता है। बंधुता भाईचारे में साधारण सा अर्थ यही है कि हम सब एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा से चलने वाले देश में हम हैं अभी। यानी हम सब एक परिवार हैं। हमारे में कुछ भी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम सब एक ही परिवार के लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा से प्रभावित हैं। और इसके बाद बंधुता भाईचारे के बाद यदि
बात आती है, इसमें और बात कही है व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा की बात कही गई है। तो व्यक्ति की गरिमा का को अभी मूल अधिकार में, फंडामेंटल राइट में, मूल अधिकार में, फंडामेंटल राइट में स्थान दिया गया है, मूल अधिकार में आर्टिकल 21 के तहत। यानी आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है पूर्ण रूप से। यानी व्यक्ति की गरिमा की बात की जाए तो आर्टिकल 21 में इसका प्रावधान है। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित, अंगीकृत, आत्मार्पित किया जाता है। वो सारी बात प्रस्तावना में लिखी है। तो हमारा मोटा मोटा अर्थ प्रस्तावना से ये उसकी विषय वस्तु से ये निकलता है, जो हमने अभी इनको पढ़ा है, इनके अर्थ को निकाला है। अब हमारा अंतिम जो है बिंदु, कि क्या प्रस्तावना पर किसी प्रकार का, प्रस्तावनाओं पर किसी प्रकार का वाद विवाद हुआ है, वाद या विवाद हुआ है? तो जवाब में आता है हाँ। प्रस्तावना पर 1960 में बेरुवाड़ी वाद पर प्रस्तावना पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया जाता है कि भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा, या भारतीय संविधान के निर्माताओं के जो विचार या उनके आदेशों की अभिव्यक्ति हैं या कुंजी हैं, उनके आदेशों को जानने के लिए, पर यह संविधान का भाग नहीं है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट यह कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है बेरुवाड़ी वाद में, बेरुवाड़ी वाद में 1960 के दौरान के संविधान कुंजी तो हैं, यह संविधान निर्माताओं के आदेशों विचारों की कुंजी तो हैं, लेकिन यह संविधान का भाग नहीं है, लेकिन यह संविधान का भाग नहीं है। उसके बाद अगला वाद आता है केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद यह होता है 1973 में, और इस वाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने निर्णय में कहा जाता है कि संविधान वाद के निर्माताओं द्वारा प्रस्तावना को रखा गया है, अर्थात इनके आदेशों और इनके विचारों के जानने की तो कुंजी है ही, और संविधान से अलग नहीं है प्रस्तावना, यानी संविधान का ही भाग है प्रस्तावना। यानी इस वाद में यह कहा गया कि जो प्रस्तावना है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि प्रस्तावना है वह संविधान का भाग ही है, यानी संविधान का भाग ही है, लेकिन प्रस्तावना संविधान से अलग होकर कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, कोई कानूनी प्रभाव नहीं रखती। यानी वह उसका भाग तो है, पर अलग होकर कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, विधिक प्रभाव नहीं रखती, अलग होकर कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। यानी बेरुवाड़ी वाद में इसको भाग नहीं माना था संविधान का। फिर केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय को बदला और कहा कि यह संविधान का ही भाग है, लेकिन अगर यह संविधान से अलग है या होती है संविधान से अलग होकर यह अपना कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है, कोई कानूनी प्रभाव नहीं रखती। उसके बाद एस.आर. बोम्मईवाद,
1994, LIC-वाद 1995। इन दोनों वाद के दौरान, दोनों केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग मानती है। यानी सुप्रीम कोर्ट इन वाद के दौरान, यानी इन केस के दौरान प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार करती है। प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार करती है। तो आज की क्लास करते हैं यही समाप्त। हमने पढ़ा प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना का इतिहास क्या रहा है, प्रस्तावना में क्या विषय वस्तु है, उनके अर्थ क्या निकलते हैं, ये सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी है। आज की क्लास करते हैं यही अंत। आप पढ़ते रहिए, अपने सपनों के लिए रोज लड़ते रहिए। जब तक आप जीत ना जाए तब तक हार मत मानिए। हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।